हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सिम क्लासेज। जैसे आप सबको पता है कि हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है, हाइड्रोलिक मशीन कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोगों ने स्टार्ट किया है थर्ड एप्लीकेशन ओपन चैनल फ्लो। इससे भी क्वेश्चंस आजकल जेई के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि जेई का जो प्रीलिम्स होना है आपका अक्टूबर में होना है और मेंस का एग्ज़ाम जो होना है आपका दिसंबर में होना है। आरआरबी जेई का वैकेंसी आने वाला है, स्टेट जेई का वैकेंसी आते रहता है, आप प्रिपरेशन करें। बहुत सारे वैकेंसीज आ रहा है, जैसे डीआरडीओ में वैकेंसी आया है मैकेनिकल के लिए, इसको देख लेंगे। बार्क में वैकेंसी आने वाला है, ये सब है। पीएसयूज में वैकेंसी आते रहता है, हरियाणा में वैकेंसीज आएगा आपका, फिर आपका यूपी SSC आने वाला है, राजस्थान आने वाला है, झारखंड या बाकी किसी भी स्टेट के जेई का एक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस इसे आपको देख के चले जाना है। 90% क्वेश्चन इसी सेशन से आने हैं, चाहे वो फ्लूइड का हो, हाइड्रोलिक्स का हो, ओसीएफ का हो। जितने हमने बात एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम कॉन्सेप्ट की भी डिस्कशन करते हैं। और ये ओपन चैनल फ्लो का दूसरा सेशन है। इसके बाद मैं एक और सेशन इस पर लूँगा और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। जितना आपका पूछा जाता है उसी लेवल पे मैं डील कर रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए ये यूजफुल सेशन है, सिविल और मैकेनिकल। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए चैनल डो नॉट चेंज विथ टाइम। अब यहाँ पे दो चीज़ें होता है, जैसे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आपने देखा था कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में भी हम टाइप्स ऑफ फ्लो की बातें करते हैं। जैसे फ्लो का नेचर, स्टेडी कब होगा, यूनिफॉर्म कब होगा, अनस्टेडी कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा, इसके बेसिस पे हम सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी ओपन चैनल, अगर फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात की जाए तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लगता है। जैसे रिवर में वाटर का फ्लो करना ओसीएफ का एग्जाम्पल होता है, फ्लड आना ओसीएफ का एग्जाम्पल होता है। सिर्फ पाइप इज द रिस्ट्रिक्टेड फॉर द ओपन चैनल फ्लो, जिसमें फ्री सरफेस हो। ऑब्वियस सी बात है, फ्री सरफेस हो और फ्लो हो तो उसे आप कहते हैं ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। हमें ओपन चैनल फ्लो मतलब फ्लो होगा चैनल में, कैनाल में, ये सारे फ्लो कैसा है, ओपन चैनल फ्लो है, जिसमें फ्री सरफेस ऑलरेडी होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड सरफेस है, कैनाल है, इस पर वाटर फ्लो कर रहा है, दिस इज द, तो पहला लेयर क्या कहलाता है, जो एयर के कांटेक्ट में फ्री सरफेस कहलाता है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक ग्रेजुअली वैरिड फ्लो कहलाता है, एक होता है ग्रेजुअली वैरिड, इसी के टाइप होता है। वैरिड यूनिफॉर्म फ्लो होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ऐसे ही आप स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो भी होता है, स्टेडी फ्लो एज वेल एज अनस्टेडी फ्लो। तो आप क्या कहते हैं, अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जनरली क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर कोई भी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स या फ्लो प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जैसे आपका प्रेशर हो गया, वॉल्यूम प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया और आपका वेलोसिटी हो गया, ये फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। अगर ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इस तरह के फ्लो को आप क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। इस तरह के फ्लो को आप क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहते हैं। और जनरली जो फ्लो एग्जिस्ट करता है ओपन चैनल में वो स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है, ध्यान रखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि फ्लो पैरामीटर, जैसे प्रेशर ओपन चैनल फ्लो है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि फ्लूइड है तो डेंसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेरी करता है, लेकिन टाइम के साथ वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह के फ्लो को आप क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। यूनिफॉर्म फ्लो क्या किसे कहते हैं, अगर वेलोसिटी अलोंग द लेंथ डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में चेंज ना करे तो यूनिफॉर्म। लेमिनार टर्बुलेंट रेनॉल्ड्स नंबर से ये जस्टिफाई होता है। तो स्टेडी फ्लो कहने का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका चेंज ना हो। तो एक का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। द फ्राउड नंबर मैंने पहले भी बताया था जब मॉडल एंड डायमेंशन हम लोग पढ़े थे। तो फ्राउड नंबर बेसिकली क्या होता है, फोर्स का रेशियो, इनर्शिया टू द ग्रेविटी फोर्स होता है। जब इसे आप ब्रेक करके पढ़ते हैं तो एफ आर इक्वल टू इक्वेशंस आता है वी अंडर रूट
एल जी आता है, और यहाँ पे वी क्या है, फ्लो है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि एफ आर इक्वल टू 1 होगा तो आप क्या कहेंगे, क्रिटिकल फ्लो होता है, क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर एफ आर का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो सब क्रिटिकल फ्लो होता है। फ्लो कैसा होता है, सब क्रिटिकल फ्लो होता है। अगर एफ आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो आप कहते हैं ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो विल बी देयर। तो ये सारे फ्लो के टाइप्स हैं। तो आपसे सिंपली पूछ लिया गया है कि अगर चैनल में 1 हो जाए तो फ्लो का नेचर क्या होगा, क्रिटिकल होगा। सब क्रिटिकल तब होगा ये लेस देन 1 हो जाए, सुपर क्रिटिकल ग्रेटर देन 1 हो जाए। और लैमिनार कहाँ पे यूज होता है, जहाँ विस्कस कंडीशंस हो, विस्कस फ्लो। तो इस तरह से बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द मीन हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहें या मीन हाइड्रोलिक रेडियस कहें। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहें आप इसे, या हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी कहा जाता है। जैसे स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। ये रेशियो क्या था, एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर करने का मतलब कि कितना कॉर्नर पे, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है और इसमें वाटर को फिल किया गया है, तो ये यहाँ पे कितने साइड हैं, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो इन तीनों के लेंथ का ही पेरीमीटर क्या होता है, एड ऑफ द लेंथ होता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर उस जितने वाटर सरफेस के कांटेक्ट में होगा उसके लेंथ को आप सम कर दें, वही आपका वेटेड पेरीमीटर कहलाता है। तो हमसे एम पूछा गया है, एरिया दिया हुआ है आपका 20 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया आपका 50 mm। तो यानी 50 करने का मतलब इन तीनों का सम दिया हुआ है 50 mm। कैंसिल होगा तो आप क्या लिखेंगे, 0 से 0 यानी 0.4 मीटर हो जाएगा। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का वैल्यू 0.4 मीटर। तो ए इज द राइट आंसर। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहें। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। Which geometric parameter determine the efficiency of the channel? Efficiency of the channel बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे डिपेंड करता है, या हाइड्रोलिक मीन रेडियस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे डिपेंड करता है, या हाइड्रोलिक मीन रेडियस पे डिपेंड करता है। सॉरी, थोड़ा सा साउंड का दिक्कत हो गया था। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे डिपेंड करता है, पैरामीटर तो आप बात करेंगे तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे तो पैरामीटर बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ये पैरामीटर डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ द चैनल, ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे डिपेंड करता है या हाइड्रोलिक मीन रेडियस पे डिपेंड करता है। और इस दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर, यानी एरिया टू द पेरीमीटर आप कह सकते हैं, लेकिन ये वेटेड होगा। तो अगर दो इसमें पूछे तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ तो सही है, हाइड्रोलिक रेडियस तो सही है, यहाँ पे आंसर मीन डेप्थ रहना चाहिए। तो यहाँ तो एरिया टू द पेरीमीटर आपका सही है, लेकिन अगर पूछा जाए मोस्ट इफिशिएंट चैनल कौन सा होगा, मोस्ट इफिशिएंट चैनल, तो आप क्या कहेंगे, एरिया उसका ज़्यादा होना चाहिए और पेरीमीटर उसका कम होना चाहिए। फॉर मोर इफिशिएंट चैनल के लिए पेरीमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द वेटेड पेरीमीटर फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल हैविंग द विड्थ इतना एंड डेप्थ इतना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगुलर चैनल है,
ये रेक्टेंगुलर चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल है, ये रेक्टेंगुलर चैनल है। अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है तो यहाँ पर क्या करा कि ये डेप्थ है, इसका डेप्थ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर डेप्थ दिया हुआ है, और इसका विड्थ कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर। इसका विड्थ दिया हुआ है आपका 4.5 मीटर। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वेटेड पेरीमीटर, तो मैंने बोला था कि वाटर जितने साइड को टच कर पाएगा वही आपका वेटेड पेरीमीटर कहलाता है। यानी इस साइड को टच कर रहा 1, ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया। तो वेटेड पेरीमीटर P इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, सभी साइड के सम, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। मैंने 1 2 दिया तो 3 मीटर का ये सम प्लस 4.5 प्लस ये वाला साइड, ये भी 3 मीटर है प्लस 3, ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। यानी टोटल कितना आ जाएगा, 10.5 मीटर। तो वेटेड पेरीमीटर कहने का मतलब होता है कितना साइड को उसने टच किया, उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वेटेड पेरीमीटर कहते हैं, और उसी के बेसिस पर हम कैलकुलेशंस भी करते हैं। तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे पेरीमीटर निकाल देंगे। अगर आपने पेरीमीटर निकाला तो यहाँ पे अगर 4.5 को 2 टाइम्स ऐड किया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये ऑलरेडी फ्री सरफेस है, यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, और यहाँ पे कोई साइड वॉल नहीं है, तो इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी पर यूनिट वेट। जैसे आप देखेंगे कि फ्लूइड में मैंने बताया था कि स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। अगर किसी स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट मास कहें आप या एनर्जी पर यूनिट वेट कहें, इन दोनों केस में क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी डिफाइन होता है। यानी किसी भी टर्म में अगर आप मास से डिवाइड कर दें या वेट से डिवाइड कर दें तो उसे स्पेसिफिक बना देता है। तो एनर्जी पर यूनिट वेट को आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। डेटम हेड जेड होता है, और वेलोसिटी हेड क्या होता है, v²/, और स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट मास होता है। टोटल एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है, P/ρg प्लस v²/2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये टोटल एनर्जी का इक्वेशंस है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को हिला पाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोलिक जंप इज ऑब्जर्व्ड इन, हाइड्रोलिक जंप इज ऑब्जर्व्ड इन। अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो आप जानते हैं ये फ्लो कैसा होगा, सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। अगर फ्रॉड नंबर का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा तो आप जानते हैं जंपिंग ऑफ द लेयर विल बी स्टार्टेड। जंपिंग ऑफ लेयर विल जंपिंग ऑफ द लेयर विल बी स्टार्टेड हो जाएगा। यानी सुपर क्रिटिकल फ्लो की आप बात करें तो जंपिंग ऑफ द लेयर स्टार्ट हो जाएगा, और इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, शूटिंग फ्लो भी कहते हैं। इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, शूटिंग फ्लो कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप ओपन चैनल फ्लो की बात करें, क्योंकि और ओपन चैनल फ्लो तभी पॉसिबल हो सकता है जब जंपेस स्टार्ट हो। तो ओपन चैनल फ्लो इज द बेस्ट एग्जांपल। 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोलिक जंप डिपेंड्स ऑन, हाइड्रोलिक जंप किस पे डिपेंड करता है, फ्लूइड में टेम्परेचर क्या होता है, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी टेम्परेचर में कोई वेरिएशंस नहीं आता है, प्रेशर में वेरिएशंस होता है। प्रेशर और इनिशियल फ्लूइड स्पीड की अगर बात करें
तो इनिशियल फ्लूइड स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल हो सकता है हाइड्रोलिक जंप जब यहाँ पे फ्लूइड स्पीड आपका चेंज हो जाए, फ्लूइड स्पीड चेंज हो जाए। और फ्लूइड स्पीड तभी चेंज होगा जब लेयर्स के जंपिंग स्टार्ट होंगे, मतलब हाईली फ्लक्चुएटिंग इन नेचर हो जाए। हाईली फ्लक्चुएटिंग इन नेचर हो जाए। तो 8 का सी हो जाएगा आंसर। इन विच केस इज द हाइड्रोलिक जंप इज नॉट पॉसिबल, किसमें हाइड्रोलिक जंप पॉसिबल नहीं होता है। तो हाइड्रोलिक जंप किसमें पॉसिबल नहीं होता, आपका देख रहे हैं एक इनिशियल स्पीड होता है, दूसरा क्रिटिकल स्पीड होता है। अगर इनिशियल स्पीड ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल स्पीड से, तो आप क्या कहेंगे, फ्लो आपका स्मूथ होगा। जंपिंग नॉट स्टार्टेड। लेकिन अगर जंपिंग की बात करें तो इनिशियल स्पीड जो होगा अगर क्रिटिकल स्पीड से और इनिशियल स्पीड क्रिटिकल स्पीड से बड़ा हो जाए, यानी VC अगर ये दोनों होगा तभी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक जंपिंग स्टार्ट होगा। अदरवाइज तो किस केस में नहीं पॉसिबल है, तो ओनली इनिशियल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो तभी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ओपन चैनल फ्लो टेक्स प्लेस। कहाँ पे ओपन चैनल फ्लो होता है, फ्री सरफेस हो। फ्री सरफेस ऑफ वाटर होगा, यानी P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पाइप में नहीं होगा, सिलेंडर में नहीं होगा, पंप आप, ये सारे हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम होगा तो हाइड्रोलिक सिस्टम में कभी भी ये डेवलप नहीं होता ओपन चैनल फ्लो। फ्लूइड हाइट आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप, फ्लूइड हाइट आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप क्या होगा, अगर हाइड्रोलिक जंपिंग स्टार्ट होगा तो हाइड्रोलिक जंपिंग जैसे स्टार्ट होगा तो इस केस में आप क्या कहेंगे, एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करने लगेगा। अगर इंटरसेक्ट तभी करेगा जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी इज हाईली फ्लक्चुएटिंग इन नेचर हो जाए। तो इस तरह के कंडीशंस में आप कहेंगे सी विल बी द राइट आंसर, हाइट। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा ये OCF का सेकेंड सेशन था और हमारा अगला सेशन इस पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर दूंगा आपका जहाँ से बचा हुआ। तो आप सेशन का एंजॉय करें, जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी आप सेशन का मजे लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।